नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के लिए आयन सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम UPSSC या UPPCS के थ्रू होने वाली हैं उस सारी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है। शुरू करते हैं आज की सीरीज का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। सत्ता के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में सिद्ध हुआ क्योंकि तीन राजवंशों के बीच में यह संघर्ष था। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज की उस समय सत्ता का केंद्र था। वहां के लेके कब्जा को लेके हो रहा था, वहां सत्ता संचालित हो रही थी। 600 से 700 बात है, समय हर्षवर्धन वहां के शासक होते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष कब लड़ा गया था आपको बताना है। पाल, प्रतिहार, गढ़वाल, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल राष्ट्रकूट चंदेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से किन राजवंशों के बीच में लड़ा गया था? तो इन ये जो राजवंश हैं इनमें से राइट ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन बी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीन राजवंशों के बीच में लड़ा गया है। पाल वंश जो आपका है वो बंगाल में है, बंगाल के शासक है। गोपाल संघ इसके संस्थापक हैं। धर्मपाल और इसके मुख्य शासक होते धर्मपाल। इसी प्रकार से प्रतिहार वंश जो है उस समय प्रतिहार वंश जो आपका है वो कन्नौज के क्षेत्र पर काबिज था। कन्नौज का जो क्षेत्र था सत्ता का केंद्र था उस समय, वहां है। राष्ट्रकूट वंश है। राष्ट्रकूट वंशों का जो राज्य है वो काफी विस्तृत है। राष्ट्रकूट वंश आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नीचे आप कन्याकुमारी तक चला जाएगा। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश करते क्या है? ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ ये जब सत्ता का विस्तार करते हैं तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष में कूद जाते हैं। लंबे समय तक चलता है त्रिपक्षीय संघर्ष। इस प्रकार से ये तीन राजवंश हुए जो पक्षीय संघर्ष के लिए सम्मिलित है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का क्लासिक युग कहा जाता है। क्लासिक युग भी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग भी आ सकता है लिखा हुआ, स्वर्ण युग। इस काल को कहा जाता है, चार ऑप्शन है आपके सामने, मौर्य काल, कुषाण काल, सातवाहन काल, गुप्त काल। प्राचीन राजवंश है जो किस राजवंश के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। इतिहास का स्वर्ण काल, इसका राइट ऑप्शन है गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल क्यों कहा जाएगा? स्वर्ण काल तभी कहा जाएगा जब उस समय शासन का रूप अच्छा होगा। अच्छा का मतलब है शासन व्यवस्था समृद्ध, शांतिपूर्वक चल रही होगी। यानी कि जो केंद्र में सत्ता है, केंद्रीय सत्ता जिसे कहें, वो मजबूत होगी। राजा जब मजबूत होगा तो सत्ता शांतिपूर्वक चलेगी। और उस इस समय ये था कि व्यापार व्यवसाय भी बहुत तेजी से बढ़ा। व्यापार व्यवसाय की वृद्धि हुई। जनता भी समृद्ध थी इसलिए इस काल को, क्योंकि अगर व्यापार व्यवसाय जो बढ़ेगा तो उसकी संपन्नता का असर जनता तक होगा, सामान्य आम जन तक होगा। इसके चलते इस युग को, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। कला संस्कृति कह सकते हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में काल में वृद्धि ना हुई हो। हर क्षेत्र में संपन्नता थी। तो ये स्वर्ण काल, इसको इतिहासकारों ने कहा गुप्त काल को।
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? किस व्यक्ति ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की? बाणभट्ट, भास, विशाखदत्त, कालिदास? राइट ऑप्शन बताना है आपको। कौन सा सही है कमेंट करके बताएं। राइट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही है? राइट ऑप्शन इसमें सही है कालिदास। कालिदास जी ने रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम की। अभिज्ञान शाकुंतलम से हमको गुप्त काल की जानकारी मिलती है, गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, गुप्तकालीन इतिहास का स्रोत है। अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ ये मालविकाग्न मित्रम भी रचना करते हैं। मालविकाग्न, और आपको पता है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या है? एक बहुत बड़े कवि हैं इंग्लिश साहित्य के, और कालिदास जी संस्कृत के हैं। भारतीय संदर्भ में उनको भारत का शेक्सपियर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। मदिरा व अन्य मादक पदार्थों के पर किसने निषेध लगाया? किस मुगल सम्राट ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था? उस शासक का आपको नाम बताना है। अकबर है, बाबर है, औरंगजेब है, जहांगीर है। 4 शासकों के नाम आपके सामने स्क्रीन पर है। राइट ऑप्शन कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा बादशाह है जो मुगल बादशाह शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाता है? तो उस शासक का नाम है जहांगीर। जहांगीर। जहांगीर शासन के लिए 16 घोषणाएं भी करते हैं। 16 घोषणाएं फेमस हैं जहांगीर की। 16 घोषणाएं होती हैं। मदिरा एवं अन्य पदार्थों पर निषेध लगाते हैं जहांगीर। जहांगीर के समय में एक और काम होता है, कला का बड़ा वृद्धि होती है। कला, खासकर चित्रकला। चित्रकला की समृद्धि का काल है। जहांगीर का समय जो है मुगल शासकों में चित्रकला और अन्य कलाओं के विकास के लिए विशेष फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में शामिल हुए मंगल पांडे जो थे, विद्रोह से पहले आर्मी के व्यक्ति थे, तो आपको उनकी रेजिमेंट के बारे में बताना है। किस रेजिमेंट के से वो सम्मिलित थे? इस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था, खासकर मंगल पांडे ने। आप लोगों को पता होगा कि चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस विद्रोह के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। क्योंकि जो कारतूस आता था उस समय उसको दांत से खींचना होता था पहले, उसके बाद उसको गन में लगाते थे। गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, ऐसी उस समय खबर थी, उसको लेके सेना ने विद्रोह किया था। तो आपको मंगल पांडे की रेजिमेंट का नाम बताना है। कौन सी रेजिमेंट थी? 19वीं इन्फेंट्री थी, 25वीं इन्फेंट्री थी, 34वीं? नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव मतलब भारतीय संबंधित है। नेटिव उस देश के निवासियों को कहते थे कि भारत में शासन करते थे, इसलिए यहाँ की आर्मी नेटिव कहते थे। तो ये थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे, जो कि अपने अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। हम इन शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मंगल पांडे 1857 के सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, कृषि मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसमें से? आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से। जी, राइट ऑप्शन है इसका कैबिनेट मिशन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव जो
स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान सभा का क्या प्रारूप होगा। संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन में 3 मुख्य सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन ने काम क्या किया था, कैबिनेट मिशन ने जो हमारी संविधान सभा है उसके लिए सदस्यों का कैसे चयन किया जाएगा, कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया। संविधान सभा के गठन, का प्रस्ताव स्वीकार किया गया कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और इसके ही द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होगा। संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव हुआ था 10 लाख की आबादी पर होना था। किस राज्य से कितने होंगे, उसमें देशी रियासतों का भी प्रतिनिधित्व था। आबादी पर एक सदस्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। थोड़ा सा मिस्टेक है, निर्मात्री मिस्टेक हो गया है, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी। राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन सही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के मुंशी जी प्रारूप समिति के सदस्य हैं, प्रारूप समिति के सदस्य मेंबर थे। नेक्स्ट राजगोपालाचारी तो आपको पता ही है, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बने आजादी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान का संशोधन बताना है आपको, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो आपको पता होगा कि ये सही ऑप्शन इसका ये है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये राइट ऑप्शन है, तो 76 में होता है 1976। 44वें से द्वारा एक प्रमुख काम होता है, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है, बहुत सारे प्रावधान हैं, मिनी संविधान है। और इसके द्वारा एक शब्द नहीं 3 शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द तो आपको दिया गया है, कई बार प्रश्न घुमा घुमा के आ जाता है, कभी ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता। अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 42वें। 44वें संविधान संशोधन में क्या होता है, कई प्रावधान है, जिसमें प्रमुख प्रावधान है कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है, मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, सामान्य अधिकार रह गया। 73वां संविधान संशोधन, 74वां, ये पंचायती राज से संबंधित है। 74वां है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मीन्स नगर निगम, नगर पालिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। 4 राज्य हैं, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। इनमें से बताना है कौन सा राज्य भाषा के आधार पर गठित हुआ।
लैंग्वेज बेस पर गठित हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों की बड़ी मांग तेज हुई थी, एक आंदोलन चल रहा था, उसके आधार पर जो गठित किया गया था पहला राज्य था उसमें आंध्र प्रदेश 1953। 1956 में क्या होता है, 1956 में भाषाई राज्य आयोग बनता है। इसका काम था, फजल अली की अध्यक्षता में बनता है, फजल अली जी की अध्यक्षता में। क्योंकि मांग अगर उठती है, आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है और भाषा के आधार पर अन्य राज्य बनाने की भी मांग चलती है। कोई कहता है कि हमारा तमिल के होना चाहिए, तेलुगु होना चाहिए, हरियाणा भी चलता है, पंजाब से अलग होने की बात कहते हैं कि हिंदी के आधार पर होना चाहिए। तो इन सब की मांगों के मद्देनजर फजल अली जी की अध्यक्षता में 1956 में एक राज्य आयोग गठित होता है, जो कि भाषाई आधार पर राज्य कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, कैसे बनाए जाएं, इसको विचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार निहित है? आपको बताना है किस अनुच्छेद में ये वर्णन है। तो इसका वर्णन आपको बताएं, अनुच्छेद 19 है, 19 है, 14 है, 21 है, 22 है। किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? 19 यहाँ पे दिया गया है कि वर्णन है, मूल रूप से 19 भी कह सकते हैं। इस एक ए है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी इसी अनुच्छेद में सम्मिलित है। 14 अनुच्छेद कहता है विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 21 विधिक संरक्षण प्रदान करता है, विधिक संरक्षण गिरफ्तारी इत्यादि से। विधि की सम्मति के अलावा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसी से गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी से संबंधित 21 भी है और 22 भी है। 22 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ध्यान से देखिए क्योंकि ये सारे अनुच्छेद हैं जिन पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। 21 में है गिरफ्तारी से संबंधित है। गिरफ्तारी संबंध मतलब हुआ इसका कि व्यक्ति को कानूनी प्रावधान के अनुसार ही गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कहाँ किया गया है? संविधान के किस भाग में? मौलिक अधिकारों में है, मौलिक कर्तव्यों में है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में है, और इनमें से कोई नहीं। बताना है कि किसमें इसका वर्णन किया गया है। राइट ऑप्शन बताना है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है आप लोगों को बताना है। इसमें किसमें किया गया है? जी राइट ऑप्शन है इसका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 39 घ व्यापक व्याख्या करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। 40 घ में मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हम अगले सेशन में लेंगे जो हमारा कल होगा। थैंक यू।